देखिए, आज हम लोग जो टॉपिक होगा उस टॉपिक में हम लोग पढ़ेंगे नीति निर्देशक तत्व के बारे में। नीति निर्देशक तत्व, नीति निर्देशक तत्व। इस जो चैप्टर है, इस चैप्टर में जो मतलब ये पॉइंट हम लोग पढ़ रहे हैं पॉलिटी के अंतर्गत, तो नीति निर्देशक तत्व एक बात आती है याद करने वाले कि संविधान के किस भाग में आता है, तो भाग 4 के अंतर्गत आता है। ये भाग किसके अंतर्गत? 4 के अंतर्गत। कहाँ के संविधान से लिया गया है? आयरलैंड के संविधान से। आयरलैंड के संविधान से इसे लिया गया है, भारतीय संविधान में शामिल किया गया है। आयरलैंड से इसे लिया गया है। अब इस जो भाग 4 है यानी नीति निर्देशक तत्व है, यह अनुच्छेद कितना, अनुच्छेद से कितना तक? 36 से 51 तक। अनुच्छेद 36 से 51 तक इसको पढ़ना है। अनुच्छेद 36 से लेकर अनुच्छेद 51 तक नीति निर्देशक तत्व के अंतर्गत आते हैं। अब बात हमको समझना है कि नीति निर्देशक तत्व जो है कहाँ किसको जाता है। तो इसके अंतर्गत 3 बातें आती है मुख्य रूप से नीति निर्देशक तत्व के बारे में। पहली बात कहती है कि वे लक्ष्य और उद्देश्य जो हमें समाज के रूप में स्वीकार करना चाहिए। समाज में हम रह रहे हैं तो हमको स्वीकार करना चाहिए, उन लक्ष्य और उद्देश्यों को नीति निर्देशक तत्व में शामिल किया गया है। दूसरा, वे अधिकार जो मौलिक अधिकारों के अतिरिक्त हमें मिलना चाहिए, वे अधिकार जो मौलिक अधिकारों के अतिरिक्त हमें मिलना चाहिए, वो भी किसके अंतर्गत है? नीति निर्देशक तत्व के अंतर्गत शामिल है। और वे नियम जिसे सरकार को लागू करना चाहिए, वे नियम जिसे सरकार को लागू करना चाहिए। तीनों बातें जो है नीति निर्देशक तत्व के बारे में कही जाती है कि नीति निर्देशक तत्व क्या है? वे लक्ष्य और उद्देश्य जिस सरकार के रूप में हमें स्वीकार करना चाहिए, वे अधिकार जो हमें नागरिक के रूप में मौलिक अधिकार के अतिरिक्त और मिलना चाहिए, और वे नियम जिसे सरकार को लागू करना चाहिए। लेकिन सरकार के ऊपर कोई पाबंदी नहीं होती कि सरकार लागू ही करे। सरकार के लिए एक दिशा निर्देशन होता है, दिशा निर्देश किया जाता है कि ये भी आपको काम करने हैं, ये भी आप कर सकते हैं, ये अच्छा काम है। तो कहने का मतलब है कि नीति निर्देशक तत्व के बारे में 3 बातें हैं। और 3 बातें, एक क्या कि हमें वे लक्ष्य और उद्देश्य जिसे हमें समाज के रूप में स्वीकार करना चाहिए। क्या है? समाज के रूप में स्वीकार करना चाहिए, पहली बात। और नीति निर्देशक तत्व के बारे में दूसरी बात है कि वे अधिकार जो मौलिक अधिकार के अतिरिक्त मिलना चाहिए, मौलिक अधिकार के अतिरिक्त मिलना चाहिए। और तीसरी जो बात है, वे नियम जो सरकार को लागू करने चाहिए, जो सरकार को लागू करना चाहिए। अब यहाँ से एक बात क्लियर होके आती है कि इस नीति निर्देशक तत्व के अंतर्गत जितने सारे नियम हैं, जितने सारे अनुच्छेद हैं, और अनुच्छेद में जितनी सारी बातों का वर्णन है, उसको प्राप्त करने के लिए हम जो सरकार के खिलाफ कि सरकार हमको नहीं दे रही है, इसके खिलाफ हम न्यायालय में नहीं जा सकते हैं। मतलब ये जो नीति निर्देशक तत्व है ये वाद योग्य नहीं है। इसको क्या कहते हैं? वाद योग्य नहीं है। और इसको कहा जाता है न्यायालय में अप्रवर्तनीय है। क्या कहा जाता है? अप्रवर्तनीय है। न्यायालय में अप्रवर्तनीय माना जाता है नीति निर्देशक तत्व को। अब नीति निर्देशक तत्व के से रिलेटेड कुछ बातें हैं कि जिसको हमको जानना है। एक जो समय आया 1976 ईस्वी, कब समय है? 1976 ईस्वी। एक बात आप याद रखिए कि जब मूल संविधान की रचना हुई थी उस वक्त संविधान में मौलिक कर्तव्य नहीं था। क्या नहीं था? मौलिक कर्तव्य नहीं था। उसको कब जोड़ा गया संविधान में? तो वही बात है कि 1976 ईस्वी में जोड़ा गया था मौलिक कर्तव्य को। किस संशोधन द्वारा? 42वां संशोधन द्वारा।
संविधान का 42वां संशोधन हुआ था और उसी संशोधन द्वारा मौलिक कर्तव्य को शामिल किया गया और इसको संविधान के भाग 4 की क में शामिल किया गया। कौन सा भाग? भाग 4 के क। भाग 4 में नीति निर्देशक तत्व और मौलिक कर्तव्य कहाँ? भाग 4 के क में। ठीक है, भाग 4 के क में इसको शामिल किया गया। अब जो बातें है कि जो मौलिक अधिकार है और नीति निर्देशक तत्व है, इन दोनों मुद्दे पे विवाद पैदा हुआ। कब विवाद पैदा हुआ? जब सरकार ने जमींदारी उन्मूलन कानून लागू करने का ठाना और लागू किया। उस वक्त इस आधार पे लागू किया गया जमींदारी उन्मूलन कानून कि जो समाज की आवश्यकताएं होती है व्यक्तिगत हित से ऊपर होती है। इस वजह से उसे क्या किया गया? जमींदारी उन्मूलन कानून लागू किया गया। अब जो समय आता है कि एक समय होता है 1973 ईस्वी। 1973 ईस्वी का जो समय आता है, यहाँ पे ये जो सर्वोच्च न्यायालय है, सुप्रीम कोर्ट है, वो कहता है कि जो संविधान की जो मूल ढांचागत विशेषता है, उस ढांचागत विशेषता के अनुसार जो संपत्ति का अधिकार है, संपत्ति का अधिकार मूल ढांचागत के विशेषता के अनुसार जो है फिट नहीं बैठता है, ये नहीं होना चाहिए। और सरकार को आदेश देता है कि सरकार जो है, संसद जो है, इस पे प्रतिबंध लगा सकती है, इस पे नियम बना के इस पर प्रतिबंध लगा सकती है। कब? 1973 ईस्वी में ये सर्वोच्च न्यायालय द्वारा आदेश दिया जाता है। किसके द्वारा? सर्वोच्च न्यायालय, जिसको सुप्रीम कोर्ट कहा जाता है। सर्वोच्च न्यायालय ये आदेश देता है कि जो संपत्ति का अधिकार है, पहले एक बात जानिएगा कि पहले जो संपत्ति का अधिकार है मौलिक अधिकार के अंतर्गत था। पहले मौलिक अधिकारों की संख्या 7 हुआ करती थी। अब जो है संपत्ति के अधिकार को हटा दिया गया, तब 6 मौलिक अधिकार है। हम लोग पढ़ चुके हैं, संपत्ति मौलिक अधिकार वाला वीडियो आप देख सकते हैं, वहां पे क्लियर हो जाएगा। तो यहाँ पे क्या है कि सर्वोच्च न्यायालय ने क्या कहा कि जो संपत्ति का अधिकार है, संपत्ति का अधिकार संविधान की ढांचागत विशेषता के अनुसार फिट नहीं बैठ रहा है, इसको प्रतिबंध कर देना चाहिए सरकार को। तो सरकार ने क्या किया? 1978 ईस्वी का समय आया, जनता पार्टी की सरकार थी। किसकी सरकार थी? जनता पार्टी की सरकार थी। और 1978 ईस्वी में जनता पार्टी की सरकार ने क्या किया? उस संपत्ति के अधिकार को हटा दिया। संपत्ति के अधिकार को हटा दिया गया, बैन कर दिया गया। संपत्ति के अधिकार को मौलिक अधिकार की श्रेणी से हटाकर उसे 300 क के अंतर्गत सामान्य विधिक अधिकार बना दिया गया। ये याद रखा जाएगा, संपत्ति का अधिकार कहाँ है? 300 क में। पहले कहाँ था? मौलिक अधिकार की श्रेणी में था। कब हटाया गया? 44वां संशोधन, 44वां संविधान संशोधन, 44वां संविधान संशोधन के द्वारा इसको हटाया गया था। अब जो है सरकार और जो क्या बोलते हैं न्यायालय, सरकार और न्यायालय के बीच एक विवाद चल रहा था। सरकार का अपना पक्ष था कि सरकार जो है संविधान के किसी भी भाग में संशोधन कर सकती है। न्यायालय कह रहा था कि सरकार मौलिक अधिकार में किसी भी प्रकार का संशोधन नहीं कर सकती है। सरकार जो है मौलिक अधिकार में किसी प्रकार का संशोधन नहीं कर सकती है। यह विवाद बढ़ता गया। समय आया, आगे वाले जो समय में केशवानंद भारती मुकदमा हुआ। सर्वोच्च न्यायालय ने इस पर फैसला दिया और उसने बताया, सर्वोच्च न्यायालय ने, कि जो संसद है, संसद संविधान में जो संविधान की मूल ढांचागत विशेषता है, उन विशेषताओं में किसी प्रकार का, उन ढांचागत जो नियम है, विशेषताएं हैं, उनमें किसी प्रकार का संशोधन नहीं कर सकती है। ठीक है, वो ढांचागत विशेषताएं बताई गई कि प्रस्तावना में समाहित है और प्रस्तावना में किसी भी प्रकार का जो संशोधन है, संशोधन जायज नहीं है, संशोधन नहीं किया जा सकता है, संसद नहीं कर सकती है। तो ये केशवानंद भारती मुकदमा हुआ और सर्वोच्च न्यायालय ने ये फैसला दिया था, केशवानंद भारती मुकदमा। इसमें सर्वोच्च न्यायालय ने फैसला दिया कि सरकार जो है कहाँ पे संशोधन नहीं कर सकती है?
जो संविधान की मूल ढांचागत विशेषता है उसमें किसी प्रकार का संशोधन नहीं कर सकती और संविधान के हर पार्ट्स में संशोधन हो सकता है। ये सर्वोच्च न्यायालय का आदेश था केशवानंद भारती मुकदमा के द्वारा। ये जो सरकार और न्यायालय के बीच जो विवाद चल रहा था उस विवाद को खत्म किया गया। अब हम लोग आगे बढ़ते हैं। जो हम लोग नीति निर्देशक तत्व पढ़ रहे हैं, यानी नीति निर्देशक तत्व जो है 36 से 51 के अंतर्गत आता है। अनुच्छेद 36 से लेके अनुच्छेद 51 तक। तो हर अनुच्छेद में किस बात का वर्णन है इसको पढ़ लिया जाए, इस चीज़ की जानकारी होनी चाहिए। कहीं कभी कभी इस टॉपिक से भी क्वेश्चन आते हैं और कई बार ग्राम पंचायत गठन जो टॉपिक है, ग्राम पंचायत का गठन, कई बार क्वेश्चन आ चुका है। तो इसमें हम लोग पढ़ेंगे जैसे 36 अनुच्छेद 36 में क्या है, राज्य की परिभाषा। अनुच्छेद 36 में राज्य की परिभाषा बताई गई है। अनुच्छेद 37 में बताया गया है, अनुच्छेद 37 कहता है कि नीति निर्देशक तत्व को न्यायालय में चुनौती नहीं दिया जा सकता है। क्या कहता है, न्यायालय में चुनौती नहीं दिया जा सकता। चुनौती की मनाही है किसको, अनुच्छेद 37 में। अनुच्छेद 38 सामाजिक आर्थिक एवं राजनीतिक न्याय की बात कही गई है। सामाजिक आर्थिक एवं राजनीतिक न्याय। 38 में जो अनुच्छेद 39 है, अनुच्छेद 39 में समान कार्य के लिए समान वेतन, समान कार्य के लिए समान वेतन की व्यवस्था कही गई है। समान कार्य के लिए समान वेतन। और जो अनुच्छेद 39 है इसी में संसाधनों का समान वितरण की बात कही गई है। संसाधन का समान वितरण, संसाधन का समान वितरण। अनुच्छेद 39 में अनुच्छेद 40 जो है ग्राम पंचायत का गठन, ग्राम पंचायत का गठन की बात कही गई है। अनुच्छेद जो 41 है, 41 में अनुच्छेद जो 41 है, 41 में बताया गया है कि बेरोजगारी की स्थिति में सरकार काम की व्यवस्था करेगी। बेरोजगारी की स्थिति में, बेरोजगारी की स्थिति में काम की व्यवस्था, काम की व्यवस्था अनुच्छेद 41 के अंतर्गत बताया गया है। और जो अनुच्छेद 42 है, अनुच्छेद 42 में बताया गया है कि कार्य जो होना चाहिए न्याय संगत होना चाहिए और जो मनुष्य है, मनुष्य की मानवीय दशाओं के अनुरूप होना चाहिए। कार्य कैसा होना चाहिए, न्याय संगत और मानवीय दशा के अनुरूप। ये 42 कहता है, अनुच्छेद 42। कार्य कैसा, न्याय संगत, न्याय संगत और मानवीय दशा के अनुरूप, मानवीय दशा के अनुरूप, मानवीय दशा के अनुरूप 42 कहता है। अनुच्छेद जो 43 है, अनुच्छेद 43 में बात कही गई है कुटीर उद्योग की स्थापना की। किसकी, कुटीर उद्योग, कुटीर उद्योग के स्थापना की बात कही गई है। अनुच्छेद 44 जो है समान नागरिक संहिता, समान नागरिक संहिता। अनुच्छेद जो 44 है, अनुच्छेद 45, अनुच्छेद 45 में बताया गया है 6 वर्ष से कम उम्र के बच्चों की शिक्षा, 6 वर्ष से कम उम्र के बच्चों की शिक्षा की व्यवस्था की गई है कि शिक्षा। अनुच्छेद 46, अनुच्छेद 46 में वर्णन है जो SC और ST क्लास है, SC और ST जो क्लास है, अनुसूचित जाति अनुसूचित जनजाति के जो लोग हैं उनके आर्थिक हित, सामाजिक हित, आर्थिक सामाजिक और समान न्याय, आर्थिक हित, सामाजिक और समान न्याय की बात कही गई है अनुच्छेद 46 में। अनुच्छेद जो 47 है, अनुच्छेद 47 में मद्य निषेध की बात कही गई है। मद्य निषेध यानी जो शराब होता है, शराब पर मद्य प्रतिबंध की बात कही गई है। मद्य निषेध, पोषाहार और स्वास्थ्य की बात सब में अनुच्छेद 47 में। अनुच्छेद 48 के अंतर्गत, अनुच्छेद 48 है इसमें कृषि
पशुपालन और दुधारू पशु के देखभाल की व्यवस्था की बात कही गई है। दुधारू पशु के देखभाल की व्यवस्था अनुच्छेद 48 में। जो अनुच्छेद 49 है, अनुच्छेद 49 में जो है पर्यावरण संरक्षण, अनुच्छेद 49 क्या है? पर्यावरण संरक्षण की बात कही गई है। अनुच्छेद 50 में कार्यपालिका और न्यायपालिका का पृथक्करण, कार्यपालिका एवं न्यायपालिका का पृथक्करण, अलगाव की बात कही गई है। किसमें? अनुच्छेद 50 में। जो अनुच्छेद 51 है, अनुच्छेद 51 में अशांति सुरक्षा अभिवृद्धि की बात कही गई है। अशांति सुरक्षा मतलब अगर किसी क्षेत्र में अशांति उत्पन्न हो जाए तो वहाँ पे सुरक्षा करना, सुरक्षा में वृद्धि करना, ये सरकार की जिम्मेदारी है, ये बात कही गई है अनुच्छेद 51 में। तो 36 से 51 तक हम लोग पढ़े हैं। 36 से 51 की जो बातें हैं उनको याद रखा जाए। अनुच्छेद 36 जो है, अनुच्छेद 36 में जो राज्य की परिभाषा की बात कही गई है। 37 में न्यायालय में किसी प्रकार का चुनौती नहीं दिया जा सकता है। 38 में सामाजिक, आर्थिक एवं राजनीतिक न्याय की बात कही गई है। 39 में समान कार्य के लिए समान वेतन। 40 में ग्राम पंचायतों का गठन। 41 अनुच्छेद जो 41 है उसमें अनुच्छेद 41 जो है, अनुच्छेद 41 में बेरोजगारी की स्थिति में काम की व्यवस्था की बात कही गई है। अनुच्छेद 42 जो कह रहा है वो कह रहा है कि जो कार्य होना चाहिए, कार्य न्याय संगत होना चाहिए और मानवीय दशा के अनुरूप होना चाहिए। 43 कुटीर उद्योग की स्थापना की बात करता है। 44 समान नागरिक संहिता की बात है। और 45 में 6 वर्ष से कम उम्र के बच्चों की शिक्षा की बात की गई है। 46 में SC क्लास और ST क्लास, अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति के शिक्षा, आर्थिक हित और समान न्याय की बात कही गई है अनुच्छेद 46 में। अनुच्छेद 47 मद्य निषेध, पोषाहार और चिकित्सा की बात कही गई है अनुच्छेद 47 में। अनुच्छेद जो 48 है कृषि, पशुपालन और दुधारू पशु की देखभाल की बात कही गई है अनुच्छेद 48 में। 49 जो है पर्यावरण संरक्षण पे है। और अनुच्छेद जो 50 है, अनुच्छेद 50 में कार्यपालिका और न्यायपालिका का पृथक्करण और 51 में अशांति सुरक्षा अभिवृद्धि की बात कही गई है। तो इस चीज़ को देखा जाए, पढ़ा जाए, एग्जाम की दृष्टि से बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण।